नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जो कि लेटेस्ट जजमेंट है। डेट क्या है, एक मिनट, आपको जजमेंट 9 जुलाई 2025 का लेटेस्ट जजमेंट, जो कि आर्बिट्रेशन को लेकर के है। तो आज की वीडियो पूरी देख लीजिए और मैं आपको केस का नंबर भी दे दूंगा। हाई कोर्ट का डायरेक्शन में जो आदेश आया है उसकी भी कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हुआ क्या है, आज इस पे बात करें। देखिए, पहली बात तो यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट हो गया है, कोई भी कारणवश हो सकता है। देखिए, जेन्युइन डिफॉल्टर माने लोन लिए हैं किसी कारणवश, जैसे जॉब लॉस हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं। तो कंपनियां, उसमें एक ऑप्शन होता है, जब आपने लोन लिया था, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया था या फिर ऑनलाइन लिया था, तो उस पर परमिशन दिया था कि उसमें अगर मैं लोन डिफॉल्ट कर जाऊंगा तो उस कंडीशन में बैंक और हमारे बीच में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी। आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी दोनों पक्षों को मान्य होगा। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जो शुरू करते हैं, तो बैंक आर्बिट्रेशन की नोटिस देता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया देता है। तो उसमें ज़्यादातर देखा गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो आपको लिंक आता है कि लिंक को अटेंड करिए और आप आर्बिट्रेटर से जुड़ेंगे। उसके बाद आप दोनों लोग अपनी बातों को रखें। जो ओडीआर जिसे कहते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट रिजॉल्व करके जो संस्थाएं चल रही हैं, उस ओडीआर में हुआ क्या था, सोल्व आर्बिट्रेटर कंपनी ने आपको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद कंपनी ने ऑनलाइन सोल्व आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर ली। उसके बाद नियुक्ति कर लिया। नियुक्ति कब किया? बिना सहमति के, आपसे कोई सहमति लिया ही नहीं गया और नियुक्ति कर दिया गया। सोल्व आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के नियमों को तो फॉलो ही नहीं किया गया। नियम क्या है कि दोनों की सहमति होना चाहिए। और इन्होंने किया क्या, ऑनलाइन प्रक्रिया जो चलाई थी, मेल पर जो नोटिसें आनी थी मेल पे आ गई, व्हाट्सएप पे आ गई, लिंक पे आ गई। और जो ब्रोवर है, जो लोनी है, उसको अपने मेल को चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं। उसके बाद इन्होंने प्रक्रिया को चलाते रहा, ऑनलाइन भी प्रक्रिया को चलाते रहा। वो अंतरिम ऑर्डर, जो आर्बिट्रेटर होते उन्होंने अंतरिम ऑर्डर निकाल दिया। उसके बाद अंतरिम ऑर्डर के बाद उन्होंने अवार्ड पास कर दिया और अवार्ड पास कर दिया। अवार्ड पास करने के बाद इसका एग्जीक्यूशन हो गया कोर्ट में। जब एग्जीक्यूशन हो गया, जब लोनी को पता चला, जब लोन जो धारक था, लोन लिया था, उसने क्या किया, प्रक्रिया को पहले करते क्या है, ये प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। कंपनियां जो है ये और प्रक्रिया को स्टार्ट करती है। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट करने के बाद सोल्व आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देती है। नियुक्ति में आपका कोई सहमत नहीं लेती। उसके बाद अंतरिम ऑर्डर, उसके बाद अवार्ड के बाद जब ये एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, एग्जीक्यूशन में जाती है, तो एग्जीक्यूशन के बाद लोनी ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस को ले गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, तो उसमें आज में हुआ क्या, बॉम्बे हाई कोर्ट के मैं केस की पूरी डिटेल आपको दे दे रहा हूं। इसमें यस बैंक की तरफ से आर्बिट्रेशन की नियुक्ति हुई थी। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट किया गया था, सोल्व आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए थे और उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बाद अंतरिम ऑर्डर और अवार्ड भी पास कर दिया गया था, वन साइडेड अवार्ड। तो आज का जो जजमेंट है, हम उसके बारे में ही आपको डिटेल में बता दे रहे हैं और उसकी एक कॉपी भी आपको दे देंगे। उसकी कॉपी भी, क्योंकि जो लोग लोन से लिए हैं, डिफॉल्ट किए गए हैं, आप लोगों को इस जजमेंट की कॉपी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कभी न कभी हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हों या हो रही हों। क्योंकि देखिए, हमारे जो लोन के डिफॉल्टर होते हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हुआ क्या था, और जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया, बताते हैं। उस बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया और उसमें केस का नंबर, आर्बिट्रेशन का जो संख्या था 15786/2025। ये केस की डेट जो आई थी जजमेंट का 19 जुलाई 2025, अभी लेटेस्ट का ही है। 9 जुलाई 2025 को। इसमें हुआ क्या था, रेडियस ग्लोर करके एक याचिकाकर्ता थे और यस बैंक ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया था ऑनलाइन। उसने पक्षकारों में उनके अधिवक्ता भी थे। हुआ क्या, याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेशन एंड, याची मतलब होता है जो लोन लिया है उसने गया था, वो जो लोन लिया
उनकी बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 में धारा 34 के तहत दायर किया गया था। उसके बाद इसमें निर्णय एक तरफा एक पक्षीय आदेश था। जैसे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में उनकी कोई सहमति नहीं थी, न उनसे कोई आर्बिट्रेटर के लिए नियुक्ति के लिए पूछा गया था, न कोई सहमति थी, एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया था। आर्बिट्रेशन की नियुक्ति स्वतंत्र कराई गई। आर्बिट्रेशन का चयन के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं कराई गई। नियुक्ति के समय अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तरफा आर्बिट्रेशन मान्य नहीं है। एक तरफा मतलब आप ही आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लिए, अगर हमारी सहमति नहीं है तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया मान्य नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा है, तो उसी का हवाला देते हुए आपको एक तरफा तरीके से आर्बिट्रेशन की नियुक्ति मान्य नहीं है, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। मैंने उसका जजमेंट की कॉपी भी आपको दे रहे। आर्बिट्रेशन की चुनौती दिया क्योंकि आर्बिट्रेशन की एक तरफा ढंग से भले ही नियुक्ति की संस्था के माध्यम से हो। देखिए, नियुक्ति किसी भी संस्था के माध्यम से क्यों हो, जैसे कि आर्बिट्रेशन ऑनलाइन जो रिजॉल्व करने के लिए संस्थाएं हैं उनके भी माध्यम से हो, तो उसमें भी तो आर्बिट्रेटर जो लोनी है उसकी सहमति लेनी चाहिए। लेकिन नियुक्ति के समय कोई भी सहमति के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई प्रश्न था ही नहीं, और लोनी को कोई जवाब ही नहीं मिला था। लोनी ने उस पर एग्री किया ही नहीं था। केवल आर्बिट्रेशन की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई थी। तो सरल भाषा में ये जान लीजिए, मैं तो ये जजमेंट की कॉपी जो है उसको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसको सरल भाषा में जान लीजिए है क्या। सरल भाषा में हुआ क्या, आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वन पक्षीय एक साइडेड किया गया था। तो एक साइडेड आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया एक साइडेड वन साइडेड होती ही नहीं है। इसमें चुनाव किया जाता है, आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं, उसमें दोनों पक्षों की सहमति होगी तब होगा। लेकिन इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक को कहा कि आपने जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की, इसमें आर्बिट्रेटर नियुक्ति के लिए कोई सहमति लिया गया था, तो उसमें साफ साफ हुआ कि यह अपनी गलती बैंक को माननी पड़ी और ये केस की प्रक्रिया को वापस लेना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड पास था उसको खारिज किया गया। क्यों? क्योंकि इस पे सहमति नहीं लिया गया था। और आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट में साफ शब्दों में लिया गया है, इसमें बैंक लोनी की सहमति लेना जरूरी है। यदि हो सकता है सहमति नहीं लेता है तो क्या होगा, तब बैंक को हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट से जो आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा, जो आदेश होगा, उसका पालन करना होगा। लेकिन कंपनियां करती नहीं है ऐसा। कंपनियां तो अपने से ही आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देंगे, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देंगे, यहां तक कि आदेश भी पारित कर देंगे, वन साइडेड अवार्ड भी पारित हो जाएगा। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी आर्बिट्रेशन जो मैं हमारे यहां से जो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आप लोगों का जाता है, अगर आपके पास आर्बिट्रेशन नोटिस है उसका आपत्ति पत्र देना जरूरी है। यदि आपने आपत्ति पत्र दिया होता तो मामला यहां तक जाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन इन्होंने ऑनलाइन जो प्रक्रिया चालू कर दी थी, इन्होंने आपत्ति दिया नहीं था, इनको कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में भी जजमेंट में यही साफ साफ आया कि अगर आपने सहमति नहीं है तो ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को निरस्त माना जाएगा। और यस बैंक ने इसको माना भी और केस को वापस भी लिया। और या फिर अगर आप सहमत नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से जाकर के आप सहमत ले। और उसके साथ साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये यहां तक कह दिया कि ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूट रिजॉल्व करने वाली संस्थाएं हैं वो किस प्रक्रिया पे किस अनुसार काम कर रही हैं, इसका बारे में हमें बताएं कि उनकी प्रक्रिया क्या है, वो काम कैसे करती हैं, वो जो आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रही है उसका क्या नियम है, कैसे नियुक्त कर ले रही हैं, और उसका सहमत के लिए कैसे नोटिस दे रही हैं, क्या दे रही है, उसका पूर्ण विवरण देने के लिए मांगा। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ कंपनियां और बैंक कुछ तो गलत है, तभी तो ऐसी प्रक्रियाएं आ रही है। इसीलिए तो जजमेंट आ रहा है कि हाँ, ये जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल गलत तरीके से चल रही है। इनका अलग ही नियम कानून बन गया है। संविधान में सभी चीज के लिए नियम है, लेकिन इनका नियम ही अलग बदल गया है। आर्बिट्रेशन की नियुक्ति अपने से कर लेते हैं, आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास कर ले। यहां तक कि मैंने देखा है कि आर्बिट्रेशन के अवार्ड को लेकर के ये थाने में चले जा रहे हैं और जाके उनके घर के सामान को अटैच करने के लिए कह रहे हैं, बिना एग्जीक्यूशन के। आर्बिट्रेशन की जो नोटिस आती है उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होगा, निष्पादन होगा, तभी तो लागू होगा। केवल आर्बिट्रेशन के अवार्ड को ही लेकर के पहुंच जा रहे हैं थाने पे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन सर्विसेज जो होती है, जो ये आदेश पारित कर रही है, ये सुनिश्चित करें
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा ये सुनिश्चित करें, जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट वाले लोग ऐसे संस्थाएं हैं, कि ये सुनिश्चित करें कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे प्रक्रिया कर रहे हैं, उसकी पूरा विवरण दे। तो ये माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आर्बिट्रेशन एंड कंसुलेशन एक्ट में, उसमें साफ शब्दों में बता दिया है आर्बिट्रेशन की नियुक्ति के लिए सहमति जरूरी है। और अगर आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया या आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आया है तो आप साफ शब्दों में उसका आपत्ति जरूर दे दीजिए कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से आप सहमत नहीं है। उसका जरिए रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन है मेल के माध्यम से जरूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से सहमत नहीं, ताकि फ्यूचर में आपको इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़े और आपको कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े। इसलिए आपको साफ शब्दों में कोई भी नोटिस आता है रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र जरूर दीजिए और आपत्ति पत्र के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच कर दीजिए, जो नरेंद्र कुमार कोटक महिंद्रा बैंक और से नरेंद्र कुमार प्रजापति का है, जिसकी कॉपी आपको चाहिए तो हमारे यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये कॉपी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट लाया लेटेस्ट जजमेंट 9 जुलाई का, उसकी कॉपी आपको अटैच कर दे रहा है, आपको कॉपी मिल जाएगी। और आप सभी लोनी को ये जान लीजिए, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, किसी भी तरह का हो, आप डायरेक्ट हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।